अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ़ और प्रॉपर्टी वाले की तरफ से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा वीडियो को, आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सब लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का पता है रियल एस्टेट क्या है, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें किस तरीके से ये एक बिज़नेस है किस तरीके से चलता हुआ हमें मिला है। इससे पहले जितने इसमें डाउनफॉल्स आए, जितने इसमें अप्स आए, वो सब इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं एक से दो पार्ट्स में कोशिश करूंगा कि पूरा कर सकूं, क्योंकि 1947 से लेकर 2021 तक काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री बन जाती है। तो मैं शॉर्ट जो मेजर इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो रियल इस्टेट हिस्ट्री क्या है। रियल इस्टेट पाकिस्तान बनने से पहले से वजूद में आया हुआ है, पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान को सिर्फ डिस्कस करेंगे। 1947 में पाकिस्तान बना, उसके बाद तकरीबन 1950s में जाकर रियल एस्टेट का रुझान पाकिस्तान में आया, क्योंकि उससे पहले तक पाकिस्तान को जो ये 3 साल थे इस्टेब्लिश होने में, ज़ाहिर सी बात है टाइम इससे ज़्यादा ही लगा है, लेकिन इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद तकरीबन 1950s में जाके कुछ रियल एस्टेट का माइंडसेट लोगों के जहन में आया। इससे पहले तो कोई सोसाइटी का बंदा जानता भी नहीं था कि सोसाइटी होती क्या चीज़ है। वो ही एक सिस्टम से लोग रह रहे हैं, ना गलियों का रुझान था, ना प्लॉटिंग का रुझान था, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। इससे पहले सिर्फ एक लकीर के फ़कीर की तरह ज़िंदगी चलती आ रही थी और आज भी हमारे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चली आ रही है। लेकिन रियल एस्टेट ने आके इस पूरे सेटअप को चेंज किया, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया, लोगों की जहनीत को चेंज किया। तकरीबन 1950s में जाकर पहला प्रोजेक्ट कराची में लॉन्च हुआ, जिसका नाम था मुस्लिम सोसाइटी, जिसको सिंधी मुस्लिम सोसाइटी भी कहते हैं। उसके बाद नर्सरी हुआ, PECHS हुआ। उसके बाद 1950s में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और आज तक का सबसे मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट चलता आ रहा है वो है DHA 1950 में कराची से स्टार्ट हुआ और इसने कराची में तबाही मचाई जब इसने अपने टाइमों पे आके प्रॉपर्टी का आगाज़ किया था। रियल एस्टेट को रूह फूंकने वाला DHA ही है, क्योंकि DHA ने आके ऐसा एक लोगों का माइंडसेट बनाया, लोगों की जहनीत का माइंडसेट बनाया कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी आधी DHA के ऊपर चल रही थी। उस टाइम पाकिस्तान के वैसे ही इकॉनमी बहुत डाउन चल रही थी, नया पाकिस्तान बना था, पैसे शॉर्ट थे, DHA आया, लोगों ने पैसे निकाले, जो लोग मूव करके आए हुए थे इंडिया से पाकिस्तान या इस तरीके से जो भी एक सेटअप था ये चलता आ रहा था। लेकिन इन सोसाइटी सिस्टम के आने से एक रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत बड़ा चेंज आया। क्या था वो चेंज? तकरीबन 1950 में तो आ गया DHA, उसने अपनी बना ली शान जो बनानी थी। 1960 में जाके DHA का ये आलम था कि जो प्लॉट पहले कुछ रुपयों में बिकते थे, फिर कुछ 100 में आ गए, कुछ हज़ारों में ये चलेगी। तकरीबन 1960s में सिर्फ DHA की वजह से DHA ने एक ऐसा चेंज किया मार्केट को कि प्रॉपर्टी का ट्रेंड ही चेंज हो गया। बाकी सोसाइटीज़ भी वक्तन फ़वक्तन आती रहीं, टाइम गुजरता रहा, पैसों की कीमत बढ़ती रही और एक ऐसा टाइम आया जब रियल एस्टेट को पाकिस्तान की इकॉनमी का बैकबोन भी कहा जाता था। मतलब ये है, उस टाइम तो इतनी इंडस्ट्रीज थी नहीं पाकिस्तान में, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी अभी स्टार्ट ही हुई थी, लेकिन उसके ऊपर ही हमारी इकॉनमी चल रही थी, जिसकी वजह से इसको बैकबोन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता था। ये भी कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स की राय है, जो एक्सपर्ट्स इसके बारे में कहते हैं कि एक सिंगल कंस्ट्रक्शन, किसी एक बिल्डिंग की सिंगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान की 50 इंडस्ट्रीज़ का पहिया घूमता था, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन होने पर। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका कितना बड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी में हाथ होगा। तो अभी आगे जाके मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों के बारे में बताता चलूँ। तकरीबन 1970 से 1974 ये जो एक टेन्योर था, अच्छा टेन्योर गुजरा रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, एक अच्छा टाइम था, सब बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा था, बड़ा अच्छा तरीके से चल रहा था। 1973 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एमनेस्टी स्कीम दी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा बूम देखने को मिला, जो अनप्रिडिक्टेबल बूम था। ऐसा बूम जिससे पहले अभी तक नहीं आया हुआ था, सिर्फ इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर की एमनेस्टी स्कीम ये एक हो गया। क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट के बिज़नेस में ये 3-4 चीज़ें ही तो मैटर करती हैं, जिसकी वजह से इसमें बूम आता है। कोई टैक्स में रिलैक्सेशन हो गई या टैक्स कुछ ज़्यादा हो गया तो रियल एस्टेट का बिज़नेस थोड़ा नीचे आ गया, टैक्स कम हुआ, एमनेस्टी स्कीम्स आई तो बिज़नेस में चार चांद लग गए।
एमनेस्टी स्कीम तकरीबन 1973 में आई और 1977 तक इसी तरीके से बड़ा एक स्मूथ अच्छे तरीके से रियल इस्टेट का बिज़नेस चलता रहा। 1977 में पोस्ट इलेक्शन हुए जिसमें पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा इलेक्ट हुए, जिसकी वजह से अपोजिशन की 9 जमातों ने इत्तेहाद कर लिया, जिसको पीएनए भी कहते हैं, जिसकी वजह से रियल इस्टेट बिज़नेस बुरे तरीके से मुतासिर हुआ। जब मुल्क में हड़तालें चल रही हों, ये मार धाड़ चल रही हो, तो आपको पता है हर बिज़नेस ही डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक ऐसा टाइम था जिसमें रियल इस्टेट बिज़नेस को बहुत बुरे तरीके से नुकसान हुआ। 1980s में तकरीबन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वार का टेन्योर आ गया। अब अगर हम वैसे देखें वार के टाइम में तो कोई बिज़नेस नहीं चलता, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जिसने रियल इस्टेट को भी उसी तरीके से जगमग किया जिस तरीके से इससे पहले 1973 से 1977 तक हुआ था। क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह ये थी, बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान को फ़ंड्स मिले, पाकिस्तान को मदद हासिल हुई, जिसकी वजह से रियल इस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला। जनरल ज़िया-उल हक़ साहब की मौत के बाद तकरीबन 1988 से 1992 तक इसी तरीके से मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुई और इसी तरीके से चलते रही। बहुत सारे ऐसे जो डीलर हजरात थे जो इस बिज़नेस का हिस्सा थे वो छोड़ के चले गए। किसी ने दाल चावल की रेडी लगा ली, किसी ने करियाना स्टोर बना लिया, किसी ने कोई बिज़नेस शुरू कर लिया, हर किसी ने अपनी अपनी मसरूफियात को चेंज कर लिया और बहुत गिने चुने से लोग इस फील्ड में रह गए थे। क्योंकि रियल इस्टेट के साथ सिर्फ एक डीलर ही नहीं अटैच होता, डीलर के साथ ख़रीदने वाला अटैच होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर अटैच होता है, कंस्ट्रक्शन करने वाला कंस्ट्रक्टर अटैच होता है, लेबर अटैच होती है। रियल इस्टेट का बिज़नेस चलता है तो गरीब के घर में चूल्हा चलता है, और जब रियल इस्टेट का बिज़नेस बंद होता है गरीब के घर का चूल्हा भी बंद होता है। जो हमारे मज़दूर हैं, मज़दूर यही हैं जो रियल इस्टेट के साथ अटैच है। अगर आज रियल इस्टेट चल रहा है हमारा, तो आज हमारा गरीब भी खुशहाल है। अगर रियल इस्टेट नहीं चल रहा, कंस्ट्रक्शन रुकी है, मेन चीज़ कंस्ट्रक्शन है। बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेबर ने काम करना है, कोई छोटा घर बन रहा है, लेबर ने काम करना है, कोई छोटी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें भी लेबर ने ही काम करना है। तो ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता। तकरीबन 1990s की अब मैं बात करता हूँ। 1992 से 1994 तक ओवरऑल बिलो द एवरेज काम चलता रहा है। बिलो द एवरेज से मुराद ये है कि बस हल्का फुल्का, इतना ज़्यादा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। ये मैं बता रहा हूँ आपको जनरल ज़िया-उल हक़ साहब की मौत के बाद से 1994 तक का आलम कि बिलो एवरेज काम चलता रहा है। तकरीबन 1994 से 1997 आप कह सकते हैं एक अच्छा चेंज देखने को मिला, एक अच्छा बूम आया, डेवलपमेंट हुई, पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई, हर लिहाज से हर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, जिसमें रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा किया डेवलपमेंट के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से, हर लिहाज से एक अच्छा टेन्योर था ये। 1997 से 2001 तक ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था? पाकिस्तान की इकोनॉमी, रियल इस्टेट सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर इंडस्ट्री बैठ गई थी। ऐसा क्या हुआ था? इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।